परिवार से मिलने गया था। उनके पिताजी से मुलाकात हुई। पूरा परिवार सदमे में है, दुख में है और कहीं ना कहीं इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को झकझोर के रख दिया है कि आज एक आम व्यापारी और एक आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। किसी को होटल में घुस के जांच के नाम पे मार दिया जाए, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बदतर कानून व्यवस्था का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जिस दरोगा का नाम इस घटना में आ रहा है, JN सिंह, उनके बारे में ये भी जानकारी मिली कि 2 लोगों की पहले भी कस्टडी में वो हत्या कर चुके हैं। इस मामले में वो दरोगा आरोपी है। तो इस पूरे मसले की पुलिस जांच नहीं कर सकती क्योंकि मामला पुलिस के खिलाफ है, इसलिए CBI से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से SP और DM मनीष गुप्ता जी की पत्नी पर दबाव बना रहे थे और ये कह रहे थे कि आप FIR मत कराइए वरना सालों साल तक केस चलेगा, इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन और शासन से, SP और DM से उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस पूरे घटना की CBI जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, 6 पुलिसकर्मियों का वो लोग नाम बता रहे थे, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तक दुर्भाग्य से एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई। तो ऐसे ही इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी के मामले में हुआ। उनकी जब हत्या हुई थी तो SSP आज तक फरार है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसमें पुलिस का नाम आ रहा है, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए इसकी CBI जांच होनी चाहिए। परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया गया है, वो बहुत ही अपर्याप्त है, कम है। उनको उचित मुआवजा दिया जाए क्योंकि इकलौते परिवार में ये कमाने वाले थे। पिता ने बताया इकलौते बेटे थे और इनका भी एक इकलौता बेटा है, मनीष जी का। तो ये मैं मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले में CBI की जांच करा के और दोषियों को इसमें सज़ा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलना चाहिए क्योंकि कोई भी घटना हो, तात्कालिक रूप से लोगों में गुस्सा आता है, रोष आता है, फिर धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं लोग। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर ऐसा काम पुलिस करेगी तो उसके साथ हम कितनी सख्ती से पेश आ सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर चुकी है और उसी के लिए हर जिले में मैं स्वयं और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी जा रहे हैं इस अभियान को और मजबूती देने के लिए, घर घर में ये बात पहुंचाने के लिए, हर उपभोक्ता को ये समझाने के लिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। और ऐसे 3 करोड़ के लगभग उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश में। मैं समझता हूं वो उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला करेंगे। उन 3 करोड़ उपभोक्ताओं पर उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला है। वो तय करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है 25% बजट का शिक्षा पे खर्च करेंगे। आज मात्र 13% बजट का शिक्षा पे खर्च हो रहा है। जब ये सरकार बनी थी उसके पहले 17% था, राष्ट्रीय औसत 15% है। उससे भी घटा के शिक्षा पे हमारा खर्च 13% कर दिया गया है उत्तर प्रदेश का, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे और वहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए 1,25,000 करोड़ का लगभग बजट यानी 25% बजट हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। 300 यूनिट बिजली देने के साथ साथ 24 घंटे बिजली का हमारा वादा है, किसानों को फ्री बिजली का वादा है और साथ ही साथ पुराने बकाया को माफ़ करने का वादा है। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हम लोग ये पुराने बकाए बिल की होलिका जलाएंगे। और क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें याद है अशोक भारती जो जूता चप्पल बनाने का काम करते थे, बनारस में 30,000 रुपये का उनका बिल आया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुझे याद है अलीगढ़ की वो बेटी
जो अपने पिता के लिए चिट्ठी लिखकर बिजली विभाग के अधिकारियों को देती है, मेरे पिता अपराधी नहीं हैं, उनका बिजली का बिल जरूर आया है, लेकिन उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ना करो, और वो आत्महत्या कर लेती है। मुझे याद है वो किसान जिसका 1.5 लाख का बिल आया और उसने आत्महत्या कर ली। आज बिजली का बिल लोगों के मौत का कारण उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये एक बड़ा संकट है अपने आप में। मैं सारी बात इन तमाम मुद्दों को लेकर जो राजनीति पिछले 75 वर्षों से जाति और धर्म में उलझी है, उसने ना तो रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, ना अस्पताल दिया, ना इलाज दिया, ना सड़कें दी, ना स्वास्थ्य दिया। उत्तर प्रदेश की तरक्की लगातार नीचे गिरती जा रही है। हम शिक्षा में अंतिम के पायदान पे हैं, स्वास्थ्य में अंतिम के पायदान पे हैं। ये व्यवस्था हमें बदलनी है। उत्तर प्रदेश में 1,17,000 शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को अपनी नौकरी पाने के लिए सिर मुड़वाना पड़ता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जितनी भर्तियां नौजवानों के लिए निकलती हैं, 14 भर्तियां निकली, आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ग्राम विकास अधिकारी वाले नियुक्ति पत्र मांगने जाते हैं, उनको लाठी पड़ जाती है। शिक्षा मित्र जाते हैं, उनको लाठी पड़ जाती है। तो जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें आरक्षण का घपला कर दिया। तो ये जो हो रहा है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी की सरकार वादा करती है, गारंटी देती है, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, माताओं बहनों की सुरक्षा पे, अच्छी कानून व्यवस्था पे, नौजवानों को रोजगार पे और किसानों को उनके फसल के दाम पे हम गारंटी देंगे और उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने का काम करेंगे। एक बात, केंद्र की बात अगर हम करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद थी। उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत बड़े बड़े नारे दिए। बड़ी उम्मीद थी इस देश के लोगों को, काला धन आएगा, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार देना तो दूर, अभी 6 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेची जा रही है, बैंक बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, सड़कें बेची जा रही हैं, बिजली बेची जा रही है, स्टेडियम बेचे जा रहे, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। 6 लाख करोड़ रुपए BPCL जैसी मुनाफे की कंपनी बेची जा रही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसकी तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए। जब इस देश की सरकारी संपत्तियां ही नहीं बचेंगी तो हमारा रोजगार कहां बचेगा? जिस आरक्षण के लिए लोग लड़ते हैं वो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म, आरक्षण खत्म। और अब आरक्षण सिर्फ दलितों और पिछड़ों तक सीमित नहीं है, अब आरक्षण 10% गरीब सवर्णों के लिए भी है। तो सबका नुकसान है, सबका नुकसान है, धीरे धीरे करके सबका नुकसान है। पिछले 10 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा है। 700 से ज़्यादा किसानों ने अब तक अपनी आत्महत्या की है, उनकी जान ली गई है, उन पे लाठियां चलाई गई हैं, उनके सामने कटीले तार गाड़े जाते हैं, उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडा, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कह के संबोधित किया गया। अपने देश के अन्नदाताओं से प्रधानमंत्री जी को बात करने की फुर्सत नहीं है। रात में 12 बजे वो अपना महल देखने और सेंट्रल विस्टा देखने चले जाते हैं। किसानों के मुद्दे का समाधान होना चाहिए। पहले दिन से आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। याद होगा जब मैंने माइक तोड़ा था तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया और तब मेरी बड़ी आलोचना हुई, तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो। मैंने तो संख्या बल को दबाकर, जब ये काला कानून पास किया जा रहा था उस वक्त ही हमने विरोध किया था। हो सकता है उसमें हमारे विरोध का तरीका ठीक ना रहा हो, लेकिन मुद्दा जायज़ था। तीनों काले कानून के माध्यम से हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पे हस्ताक्षर किया गया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस कानून के आने के बाद असीमित भंडारण की छूट दी गई है। यानी प्राइवेट कंपनियां सस्ते में किसानों से गेहूं, धान, आलू, प्याज, गन्ना, जो भी उनके उपज होंगे उसको सस्ते में खरीदेंगे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में असीमित भंडारण करेंगे और जब बाजार में उस चीज़ की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे उसको बेचेंगे। तो ये कानून कालाबाजारी, जमाखोरी और महंगाई तीनों को बढ़ावा देने वाला है, नंबर 1। दूसरा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। 5,000, 10,000, 20,000 एकड़ ज़मीन इसी मऊ में कोई भी प्राइवेट कंपनी वाला आएगा, वो खरीदेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा
अपने हिसाब से वहाँ पे फसल की पैदावार करेगा। किसान उसके खेत में घुस भी नहीं सकता। आपके ज़मीन का मालिकाना हक धीरे धीरे करके आपसे छीना जाएगा। ये एक प्रकार से जो जमींदारी प्रथा ख़त्म हुई थी, वो हिंदुस्तान में नई जमींदारी प्रथा को जन्म देने का कानून है। तो इसलिए हम लोग इस तीनों काले कानून का विरोध करते हैं। इसको वापस होना चाहिए और समर्थन मूल्य की गारंटी कानून में होना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका